नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 908 पेपर की चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम 3 क्लास आपकी कंप्लीट करा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। 908 पेपर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की, ठीक है, एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष वाले स्टूडेंट की, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है 908 पेपर की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम 3 क्लास में करा चुके हैं। आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में आज ही क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और पिछली जो 3 क्लासेस हैं आपने अगर वो नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देख लो, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे की और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, और बेल आइकन और रखें नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। जैसी क्लास आए आप देखें, ठीक है, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना सभी जगह। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र और राज्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको बताएंगे सरल और आसान भाषा में, ताकि आप जल्दी से समझ सकें, ठीक है, क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्र और इधर देखेंगे राज्य, ठीक है। राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है। तो राष्ट्र सबसे पहले देखें, राष्ट्र लोगों की भावनात्मक एकता और समान संस्कृति पर आधारित होता है। जो राष्ट्र होता है लोगों की भावनात्मक एकता और समाज संस्कृति पर आधारित होता है। और राज्य की बात करें तो राज्य एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, राष्ट्र में भाषा, संस्कृति, इतिहास की समानता हो सकती है, ठीक है। राज्य में सरकार, कानून और सीमाएं होती हैं, ठीक है। राज्य में सरकार, कानून और सीमाएं होती हैं, लेकिन राष्ट्र में भाषा, संस्कृति, इतिहास की समानता हो सकती है, ठीक है। इन पॉइंट को अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले लो जल्दी से, ठीक है। नोट्स भी पढ़ें आप साथ में, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, राष्ट्र एक भावना और पहचान है, ठीक है। राष्ट्र एक भावना और पहचान है। राज्य की बात करें, राज्य एक संगठित शासन व्यवस्था है, ठीक है। राज्य एक संगठित शासन व्यवस्था और राष्ट्र भावना और पहचान है अपनी, ठीक है। भारत एक राष्ट्र भी है और एक राज्य भी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन जितने भी है इंपॉर्टेंट करा रहे हैं हम, फालतू का कुछ नहीं करा रहे हैं। आए हुए क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका लिखिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका लिखनी है। शिक्षा के विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षा के विकास में राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राज्य की मुख्य भूमिकाएं आपको लिखनी है, ठीक है। तो शिक्षा पहली भूमिका देखेंगे, शिक्षा संस्थानों की स्थापना। राज्य स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलता है। राज्य स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलता है। जैसे उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय, ये सरकार नहीं खोले, राज्य ने खोले, ठीक है, राज्य ने। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाना, जैसे राज्य शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नियम और योजनाएं बनाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार RTE, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप नोट्स लेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लास भी देखो और नोट्स भी पढ़ो, तो आपकी समझ ज़्यादा बेहतर बनेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तीसरा देखें, आर्थिक सहायता देना। राज्य शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराता है, ठीक है। राज्य शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराता है, उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति, मिड डे मील योजना वगैरह, ठीक है। चौथा देखें, शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराना। शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराना, ये राज्य यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, ठीक है। राज्य यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने लाइक नहीं किया भाई। देखो स्टूडेंट लोग लाइक ही नहीं करते हैं, लाइक तो करो कम से कम यार क्लास को। आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे इतनी सरल और आसान भाषा में, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट करा रहे हैं हम, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तिका, सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखिए। नहीं, सामाजिक विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक की आपको विशेषता लिखनी है। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए वो यहाँ नीचे देखेंगे आप। सबसे पहले सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, यानी पुस्तक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। जैसे नोट्स की भाषा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, सरल और स्पष्ट भाषा है, ठीक है। ऐसे ही बुक की भी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, सरल और स्पष्ट। दूसरा आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग करना, जैसे हमने आपके लिए नोट्स में किया। आप नोट्स को एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप, चित्र और मानचित्र तालगाएं, चित्र और मानचित्र और तालगाएं, ठीक है। जैसे पुस्तक में चित्र और मानचित्र होने से विषय को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। पुस्तक में चित्र और मानचित्र होने से विषय को समझना आसान हो जाता है। भूगोल में भारत का मानचित्र, ठीक है, भूगोल में भारत का मानचित्र। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी विशेषता, रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री। रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री यानी पुस्तक की सामग्री रोचक होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे, ठीक है। चौथी विशेषता, अभ्यास प्रश्नों को होना, अभ्यास प्रश्नों का होना। एक बुक में अभ्यास प्रश्न भी होने चाहिए, जैसे हर अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी समझ जांच सके कि मुझे हाँ वास्तव में याद हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बुक से, ठीक है। जीवन से संबंधित उदाहरण होने चाहिए, ठीक है। पुस्तक में ऐसे उदाहरण होने चाहिए जो वास्तविक जीवन से जुड़े हों, ठीक है, तभी बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ बताना है आपको, परिभाषा बतानी है और प्रकृति की वर्णन करना है, ठीक है। परिभाषा एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भूगोल का सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ, भूगोल का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले आप जानेंगे भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी, उसके स्वरूप, प्रकृति, संसाधनों और मानव जीवन के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भूगोल क्या है, तो भूगोल का अर्थ है, भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी, उसके स्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन के संबंध का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो है भूगोल, ठीक है। अब इसकी परिभाषा जानेंगे, परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक घटना और मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है, ठीक है। ये क्या है, भूगोल है। अब आपने अर्थ जान लिया, परिभाषा जान ली, ठीक है। अब इसकी प्रकृति जानेंगे, भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति जानेंगे, वैज्ञानिक विषय। भूगोल क्या है, एक वैज्ञानिक विषय। भूगोल में पृथ्वी और प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भूगोल में पृथ्वी और प्रकृति का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखें, मानव और प्रकृति का संबंध। मानव और प्रकृति का संबंध कैसे, भूगोल हमें बताता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये कौन बताता है, भूगोल बताता है, ठीक है। तो एक दूसरी भूगोल की प्रकृति जो हो जाएगी, और तीसरी ये प्रकृति हो जाएगी भूगोल की व्यवहारिक विषय। व्यवहारिक विषय इसमें यानी भूगोल ज्ञान दैनिक जीवन से उपयोगी होता है, ठीक है। भूगोल का ज्ञान दैनिक जीवन से कैसा होता है, उपयोगी होता है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इतिहास के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इतिहास के स्रोत साधन हैं, इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनसे हमें अतीत की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, अतीत की जानकारी मिलती है। तो इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इतिहास के प्रमुख स्रोत है, सबसे पहले आपका लिखित स्रोत हो जाएगा, यानी किताबें, शिलालेख और पांडुलिपियाँ आदि मिलती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत में यानी खुदाई में मिलने वाली वस्तुएं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो खुदाई में मिलने वाली वस्तुएं, खुदाई में जो वस्तुएं मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वगैरह आदि मिले हैं, ठीक है। तीसरा आप देखें मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में लोकगीत, कहानियाँ, परंपराएं आदि मिलती हैं, जैसे लोक कथाएं, वो क्या है? मौखिक स्रोत हैं, ठीक है। क्लियर। चौथा देखेंगे चित्र और सिक्के। चित्र और सिक्के, इसमें पुराने चित्र, मूर्तियाँ, सिक्के, इतिहास की जानकारी आदि देते हैं चित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवधारणा निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। अवधारणा निर्माण विधियों की वर्णन कीजिए। अवधारणा निर्माण की विधियों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो भाई आपने नोट्स तो 25 कर लिए हैं, जिन स्टूडेंट ने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर होगा उनका। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, नंबर नोट करें। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल का, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 72 40 28 72 81 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऑल सब्जेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो आप नोट्स परचेज कर लो और अच्छी तैयारी करो, ठीक है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये लास्ट साल है आपकी, ठीक है। तो अवधारणा निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो अवधारणा निर्माण विधियों का अर्थ समझेंगे पहले। किसी विषय को समझकर उसके बारे में स्पष्ट विचार बनाना क्या है? अवधारणा निर्माण है, ठीक है। अवधारणा, अपने विचार को स्पष्ट करना क्या है? अवधारणा, ठीक है। अवधारणा निर्माण, किसी विषय को समझकर उसके बारे में स्पष्ट विचार बनाना ही क्या है? अवधारणा निर्माण है, ठीक है। अब इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वो देखेंगे, ठीक है। प्रमुख विधियों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रमुख विधि है वो आपकी हो जाएगी उदाहरण विधि। उदाहरण विधि में क्या होता है? अध्यापक उदाहरण देकर अवधारणा समझाता है। आपको टीचर एग्जाम्पल देगा फिर उसको समझाएगा, ठीक है। उसकी तो इसमें लोकतंत्र को समझने के लिए चुनाव का उदाहरण देना, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं तुलना विधि। इसमें दो चीज़ों की तुलना करके समझाना, यानी राष्ट्र और राज्य में अंतर बताना, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इसमें अध्यापक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सोचने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। गतिविधि विधि में आप देखेंगे विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, ठीक है। ये गतिविधि विधि हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि आपको बतानी है और उसके गुण और दोष भी बताने, ठीक है। अवलोकन विधि के बारे में और गुण और दोष आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अवलोकन विधि होती क्या है, इसका अर्थ जानेंगे सबसे पहले। अवलोकन विधि का अर्थ जानेंगे तो अवलोकन विधि का अर्थ है, अवलोकन वह विधि वह शिक्षण विधि है। अवलोकन जो है वो शिक्षण विधि है, ठीक है। अवलोकन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी वस्तु या स्थान या घटना को स्वयं देखकर और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, उसे क्या कहते हैं? अवलोकन विधि कहते हैं, ठीक है। क्लियर। जैसे भूगोल पढ़ाते समय छात्रों को नदी, खेत या पहाड़ का प्रत्यक्ष अवलोकन कराना, यानी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भूगोल पढ़ा रहे हैं आप क्लास में, ठीक है। वहीं आप जैसे नदी वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो साथ में कोई नदी पे आप बच्चों को ले जाएं, उन्हें दिखाएं कि नदी ऐसी होती है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। खेत या पहाड़ का प्रत्यक्ष अवलोकन कराना ही क्या कहलाता है? आपका अवलोकन विधि कहलाती है, ठीक है। अब इसके गुण और दोष जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुण। अवलोकन विधि के गुण जानेंगे, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। अवलोकन विधि से क्या मिलता है? प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यानी विद्यार्थी वस्तु या घटना को अपनी आंखों से देखकर सीखते हैं, इसलिए ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्लास में नदी पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को नदी की तरफ ले जाएं, उन्हें बताएं, तो बच्चों को वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, उन्हें सीखने को मिलेगा, उनकी सीख मजबूत होगी कि हाँ यही नदी होती है, इसमें पानी ऐसे जाता है, इसमें ये होता है, वो होता है। वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा गुण देखेंगे, विषय को समझना आसान होता है, ठीक है। विषय को समझना आसान होता है अवलोकन विधि से, ठीक है। देखकर सीखने में और विषय जल्दी और अच्छी तरह से समझ आता है, ठीक है। देखकर सीखने में विषय जल्दी और अच्छी तरह से
समझ आता है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। यह विधि रोचक होती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ती है। रुचि इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये नदी, आप नदी पढ़ा रहे हैं तो ये नदी है, खेत पढ़ा रहे हैं तो ये खेत है, खेती कैसे होती है, वो सारी चीज़ें बच्चों को आप अनुभव करा रहे हैं, प्रैक्टिकली करा रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से करा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, याद रखने में आसानी होती है। अगर आप उन्हें चीज़ों को दिखाकर, स्वयं दिखाकर पढ़ाते हैं तो उसमें जैसे जो चीज़ें विद्यार्थी स्वयं देखते हैं उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। आप खेत पढ़ा रहे हैं तो खेत में बच्चे को पहले आपने खेत पढ़ाया अच्छे से, फिर बच्चों को खेत में ले गए, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो आपने पढ़ाई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा बच्चों को याद रहती हैं और आसानी से याद भी हो जाती हैं हमेशा। अब अवलोकन विधि के दोष देखेंगे। देखो 100% कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अवलोकन विधि के बारे में अब दोष भी देखेंगे। अवलोकन विधि में अधिक समय लगता है, इस विधि से चीज़ों को देखना और समझने में अधिक समय लगता है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, खेत पढ़ा रहे थे आप क्लास में, फिर बच्चों को खेत की तरफ ले जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो अधिक समय लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, अधिक समय लगता है। दूसरा दोष देखेंगे, सभी विषयों में उपयोग संभव नहीं है, यानी कि हर विषय, हर घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जैसे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी बच्चों को हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप हवाई जहाज़ दिखाने के लिए नहीं ले जा सकते तुरंत ही बच्चों को, ठीक है। तो हर चीज़, हर विषय, हर घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, तुरंत ही। खर्च अधिक हो सकता है, ये भी एक दोष है। कभी कभी विद्यार्थियों को बाहर ले जाने या व्यवस्था कराने में खर्च अधिक हो सकता है। अभी मैंने बोला कि आप बच्चों को ले जा रहे हैं, ट्रेन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ट्रेन दिखाने के लिए आपके पास स्कूल के आसपास ट्रेन नहीं है, काफ़ी लंबी दूरी पे, समय पे, तो उसमें समय भी अधिक लगेगा, ले जाने में खर्च भी लगेगा, तो खर्च अधिक हो सकता है इस विधि में, ठीक है। चौथा दोष देखें, सभी स्थानों पर सुविधा नहीं होती है, ठीक है, हर स्कूल में अवलोकन की पूरी तरह उपलब्धता नहीं होती है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, इसके आंसर तो आपको जल्दी समझ में आ रहे होंगे। क्लास को लाइक करो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं रचनात्मक आकलन का अर्थ एवं विशेषता लिखिए। रचनात्मक आकलन और अर्थ और इसकी विशेषता आपको लिखनी है। तो रचनात्मक आकलन का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि रचनात्मक आकलन होता क्या है, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जिससे पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों की प्रगति और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थी की प्रगति और समझ का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनकी कमियों को समय रहते ठीक किया जा सके, ठीक है, सुधार किया जा सके। जैसे कक्षा में प्रश्न पूछना, गृह कार्य, प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षा आदि, ठीक है। आपने कोई पाठ पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है, और आपने प्रश्न पूछ लिया क्लास में, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे होशियार है या पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप बच्चों को बताएंगे पढ़ो, ऐसे ऐसे जैसे पढ़ो, आप उनकी कमियों को पहचानेंगे और उनमें सुधार करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, रचनात्मक आकलन की विशेषताएं, ठीक है। पहली विशेषता देखें, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह केवल वर्ष के अंत तक नहीं बल्कि पूरे शिक्षण समय में किया जाता है, ठीक है। आकलन पूरे शिक्षण समय में किया जाता है। दूसरी विशेषता, विद्यार्थियों की कमियों का पता चलता है। इससे शिक्षक जान पाता है कि विद्यार्थी कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा देखेंगे, सुधार का अवसर मिलता है, यानी विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, ठीक है। इसमें क्योंकि आपने कोई पाठ पढ़ाया, अभी हमने बताया आपको, आपने पाठ पढ़ाया और बच्चों से आपने क्वेश्चन किया, नहीं समझ आया, तो बच्चों को इस गलतियां सुधारने का मौका भी मिलता है। बच्चे फिर से आप उन्हें समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चौथी विशेषता देखें, केवल परीक्षा में सुधार नहीं आता है, ठीक है, केवल परीक्षा पर आधारित नहीं होती है। इसमें प्रोजेक्ट, गतिविधि, चर्चा और गृह कार्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पांचवी विशेषता कह रही है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है कैसे? यह विद्यार्थियों की समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। आप बच्चे से बार बार प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा उसे डर के मारे या कैसे भी समझ के तो वो उसे सीखने का प्रयास करेगा जल्दी, एक बार नहीं तो दूसरी बार उसे सीख के आपको आंसर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुदाय का अर्थ आपको बताना और तत्वों का वर्णन करना है। ठीक है, समुदाय का अर्थ, समुदाय होता क्या है। ठीक है, तो समुदाय उन लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। समुदाय उन लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, समान जीवन शैली अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सामुदायिक। थोड़ा और सरल शब्दों में जानेंगे, जैसे किसी स्थान पर रहने वाले लोगों को ऐसा समूह, किसी स्थान पर रहने वाले लोगों का ऐसा समूह जो आपस में मिलजुल कर जीवन बिताते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से जान लीजिए। और उदाहरण के तौर पे जैसे गांव का समुदाय, शहर का समुदाय, विद्यालय का समुदाय। ठीक है, गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, विद्यालय में भी, शहर में भी। ठीक है, अब इसके तत्व, जो समुदाय के जो तत्व होते हैं उनको जानेंगे। समुदाय के प्रमुख तत्व जैसे निश्चित स्थान, भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, समुदाय के लोगों के लिए एक निश्चित स्थान होता है, जैसे एक गांव या एक मोहल्ला होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखेंगे लोगों का समूह, यानी समुदाय कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है, एक दो व्यक्ति से नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे गांव के किसानों का समुदाय हो गया, मजदूर और व्यापारी आदि वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा आप देखें सामाजिक संबंध, इसमें समुदाय के लोग आपस में सामाजिक संबंध रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे त्योहार में मिलजुल कर भाग लेना। चौथा देखें समान जीवन शैली। ठीक है, समान जीवन शैली यानी समुदाय के लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति मिलती जुलती होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ही प्रकार के त्यौहार मनाना। ठीक है, जैसे दीपावली वगैरह मनाना एक ही त्यौहार के। ठीक है, समान जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। संस्कृति होती क्या है और उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कराए आपको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको संस्कृति का अर्थ बताना और विशेषताएं बतानी। ठीक है, नोट्स परचेज कर लो। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृति का अर्थ, संस्कृति होती क्या है। ठीक है, तो संस्कृति से तात्पर्य उन परंपराओं, रीति रिवाजों और विचारों, कलाओं, भाषा और जीवन शैली से है जो किसी समाज की पहचान बनाती है। ठीक है, जैसे संस्कृति उन परंपराओं, रीति रिवाजों, जैसे आप उन पूरी परंपराओं का, जो आपकी परंपराएं चलती आ रही हैं उनका फॉलो करते हैं आप। अब बड़ों का सम्मान करते हैं, जो आपकी संस्कृति, आप व्यवहार आपका, और आप त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो यही क्या है, यही तो आपकी संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति से तात्पर्य उन परंपराओं, रीति रिवाजों, विचारों, कला, भाषा और जीवन शैली से है जो किसी समाज की पहचान बनाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देखें दीपावली, भारत में दीपावली, होली जैसे त्यौहार मनाना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी जो विशेषताएं वो देखेंगे। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं सीखी हुई होती है। संस्कृति कैसी होती है, सीखी होती है। संस्कृति जन्म से नहीं आती बल्कि समाज में रहकर सीखी जाती है। ठीक है, संस्कृति कैसी होती है, सीखी हुई होती है, यानी कि ये जन्म से पैदा नहीं होती है। आपको क्या पता आपकी संस्कृति कैसी है, आप समाज में आएंगे, समाज में सीखेंगे समाज के लोग कैसे क्या करते हैं, तो आप संस्कृति को सीखेंगे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ठीक है, जैसे आप पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे आप भी करें। जैसे संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। ठीक है, जैसे दीपावली मनाते हैं अभी हम लोग, आपके लोग बच्चे आएंगे तो वो भी दीपावली मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है संस्कृति। समाज की पहचान होती है क्या, संस्कृति। संस्कृति किसी समाज की पहचान बनती है। ठीक है, आपकी संस्कृति आपकी समाज की आपकी पहचान बनती है। ठीक है, भारतीय समाज, भारतीय पहनावा और त्यौहार। ठीक है, ये आपकी संस्कृति है। परिवर्तनशील होती है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ संस्कृति में परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृति होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लें भाई, क्योंकि नोट्स आप परचेस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो आप नोट्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नंबर नोट कर लो एक बार, 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप मैसेज करें सर हमें नोट्स लेने हैं, तो आप नोट्स परचेस कर लो बिना किसी देरी के। ठीक है, आप नोट्स परचेस कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और अच्छी तैयारी कर पाएंगे अपनी। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लो जल्दी से, और क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग
हेतु छात्रों को समुदाय के निकट ले जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग हेतु छात्रों को समुदाय के निकट ले जाने वाली विधियों का वर्णन करना है आपको। तो पहले सामाजिक विज्ञान के जो समुदाय उसका अर्थ जानेंगे, अर्थ समझें पहले, ठीक है। अर्थ: जब शिक्षक विद्यार्थियों को समाज, गांव, बाजार, संग्रहालय या अन्य स्थानों पर ले जाकर वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, उसे सामुदायिक के निकट ले जाने वाली विधि कहते हैं। जैसे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गांव के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक आप सभी स्टूडेंट को गांव में ले जाते हैं और गांव के जीवन से जोड़कर आपको पढ़ाते हैं, तो आपकी समझ ज़्यादा विकसित होगी और आपको जल्दी समझ में आएगा। उससे वो आपको क्या करेगी, गांव के निकट ले जाएंगे, ठीक है। तो सामुदायिक के निकट ले जाने वाली विधि है, ठीक है जी। क्या है? सामुदायिक के निकट, यानी गांव क्या है, एक समाज है, गांव समाज सामुदायिक है, ठीक है। आप इसके आंसर को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा। जब शिक्षक विद्यार्थियों को समाज, गांव, बाजार, संग्रहालय या अन्य स्थानों पर ले जाकर वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो उसे समुदाय के निकट ले जाने वाली विधि कहते हैं, ठीक है। समुदाय के निकट ले जाने वाली विधि यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के पास ले जाकर आप उसे समझाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, समुदाय के निकट ले जाने वाली विधि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस विधि की प्रक्रिया जानेंगे। इस विधि की प्रक्रिया, ठीक है। योजना बनाना, सबसे पहले क्या है, योजना बनाना। योजना बनाना कैसे? शिक्षक पहले यह तय करता है कि विद्यार्थियों को कहाँ ले जाना है, ठीक है, और क्या दिखाना है। योजना में यही आएगा, गांव की पंचायत या भवन या बाजार, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप योजना बनाते हैं। दूसरी, विद्यार्थियों को जानकारी देना। शिक्षक पहले विद्यार्थियों को उस स्थान के बारे में बताएगा कि पढ़ाएगा कि आज हम उस गांव में जा रहे हैं, तो गांव में ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि विद्यार्थी कहाँ जाकर चीज़ों को स्वयं देखते हैं और समझते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन, विद्यार्थी वहाँ जाकर चीज़ों को स्वयं देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप गांव के बारे में पढ़ाया कि गांव में ये चीज़ें, फिर सभी बच्चों को आप गांव में ले जाते हैं और गांव में प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली आप बच्चों को दिखाते हैं कि ये गांव में ऐसे घर बनते हैं, ऐसे लोगों का जीवन व्यतीत होता है, ऐसे लोग रहते हैं गाँव में, उनका ये पहनावा रहता है, उनकी ये संस्कृति रहती है, तो उन्हें बच्चे अच्छे से स्वयं देखते हैं और सीखते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे जैसे पंचायत का कार्यप्रणाली वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, जिस बारे में आप बात करें, ठीक है। अब आपकी चौथी आपकी चर्चा और निष्कर्ष। इसमें वापस आकर शिक्षक विद्यार्थी के साथ क्या करता है, चर्चा करता है और विषय को स्पष्ट करता है। यानी शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि ये चीज़ों के बारे में, जैसे गाँव ले गए तो गाँव में आपने क्या क्या सीखा, उन चीज़ों के बारे में बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं तो शिक्षक उनको स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि ऐसे नहीं था, ऐसे था, ठीक है, क्लियर। अब इस विधि के लाभ देखेंगे। सामुदायिक विधि के जो लाभ हैं, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान मिलता है इस विधि से, विषय को समझने में आसानी होती है, विद्यार्थी की रुचि कैसी होती है, बढ़ती है और अनुभव बढ़ता है, ठीक है, रुचि और अनुभव बढ़ता है विद्यार्थियों का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम। तो अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, ठीक है। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो, अभी तक नहीं किए हैं तो। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप नोट्स जरूर परचेज कर लें, ठीक है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट्स जरूर परचेज कर लें, ठीक है, क्लियर। ये आपके 908 पेपर की हमने आपकी 4 क्लास कंप्लीट करा दी हैं। इन 4 क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें, ठीक है। तो इन 4 क्लासेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे, ठीक है, यानी थोड़े रिलेटेड भी होंगे, थोड़ा बहुत अंतर करके भी आपको लिखा जाएगा, लेकिन आंसर सेम होगा जो हमने बताया अभी तक, ठीक है। तो क्लासेस को कम से 2-3 बार देखें और नोट्स आप अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो नोट्स परचेज कर लो, नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81।
908 पेपर यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की 4 क्लास आपकी कंप्लीट है। इन 4 क्लासेस को आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें, ठीक है, समझ के आसानी से, ठीक है। आसान सरल भाषा में लिखे गए नोट्स हैं। क्लास को लाइक करो, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने नहीं किया है बेल आइकन ऑन रखो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, जो भी आप चलाते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।